प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। आपको बताते चलें कि आज हम लोग अध्याय 19 पढ़ने वाले हैं और अध्याय 19 क्लास 11th का ये अध्याय 19 है और इसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उत्सर्जी उत्पाद और उनका निष्कासन, यानी शरीर में बनने वाले वह बेकार पदार्थ जो शरीर के लिए अनावश्यक हैं, उन्हें शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है। आज इन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग इस अध्याय में चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले के सभी अध्याय आपके YouTube पे अपलोड कर दिए गए हैं। यह अध्याय आपको अपलोड किया जा रहा है। 2 अध्याय आपको नहीं मिलेंगे, वह किसी कारण से अपलोड नहीं हो पाए हैं, वह भी आपको बाद में अपलोड करके दे दिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्लास 12th में चलेंगे और क्लास 11th की हम लोग वीडियो क्लास करना स्टार्ट करेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि 1 मई तक हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पे आ जाते हैं चैनल पे। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। याद करिए यहाँ पे कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पर हमको पढ़ना है मानव उत्सर्जन तंत्र पढ़ना है, मूत्र निर्माण यानी उसकी प्रक्रिया पढ़नी है कि मूत्र का निर्माण कैसे होता है, वृक्क नलिका के विभिन्न भागों के कार्य पढ़ने हैं कि यानी जो वृक्क नली है उस नली में जो डीसीटी है क्या कार्य करती, पीसीटी है क्या कार्य करती, ठीक है, उन सब के कार्य क्या हैं इसको पढ़ना है। निस्यंदन और सांद्रण की क्या विधियां हैं, कार्य विधियां क्या हैं, इसके बारे में पढ़ना है। वृक्क क्रियाओं का नियमन कैसे होता है इसको पढ़ना है और उसके बाद मूत्रण किसे कहते हैं इसको पढ़ना है और साथ में उत्सर्जन में अन्य अंगों की भूमिका और वृक्क वृत्तिकाएँ, इतनी चीज़ें हमको यहाँ पे डिस्कस करनी है। चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं। हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और टीजीटी पीएचडी की जितनी भी क्लासेस हैं आपकी बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ाई जा रही हैं। प्रैक्टिस पेपर भी आपका चल रहा है, आप जरूर 8 बजे प्रैक्टिस पेपर को अपने किया करिए। प्राणी उपापचयी अथवा अत्यधिक अंतःग्रहण जैसी क्रियाओं द्वारा अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, किसको किसको देखिए, अमोनिया, ठीक है, यूरिया, यूरिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा अन्य आयन जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फास्फेट, सल्फेट आदि का संचय करते हैं। कह रहा है जो शरीर है यानी जो मनुष्य है या जो अनेक अन्य जीव हैं, वह सभी जीव क्या काम करते हैं, अपने शरीर में बनने वाले हानिकारक पदार्थ जैसे कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा अन्य आयन जैसे कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोरीन आयन, फास्फेट, सल्फेट का संचय करते हैं। ठीक, प्राणियों द्वारा इन पदार्थों का पूर्णतया या आंशिक रूप से निष्कासन आवश्यक। कह रहा है या तो इन्हें पूरी तरह से शरीर के बाहर निकाल दिया जाए या तो आंशिक रूप से शरीर से बाहर निकाल दिया। जैसे पूरा नहीं निकलता है तो उसे कन्वर्ट करके किसी रूप में दूसरे भाषा में निकाला जाता है, लेकिन इन्हें शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस अध्याय में आप इन पदार्थों साथ ही विशेष रूप से साधारण नाइट्रोजनी अपशिष्टों के निष्कासन का अध्ययन करेंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं। प्राणियों द्वारा उत्सर्जित होने वाले नाइट्रोजनी अपशिष्ट में मुख्य रूप से अमोनिया है। प्राणियों द्वारा जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट निकाला जाता है उसमें मुख्य रूप से अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक अम्ल है। ठीक है, इनमें अमोनिया सर्वाधिक अभिषिक टॉक्सिक है। कैसा है, आप टॉक्सिक पदार्थ कौन है, अमोनिया है और इसके निष्कासन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। अमोनिया के निष्कासन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। अमोनिया के निष्कासन के लिए क्या होता है, अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। यूरिक अम्ल कम आविशिक है और जल की कम मात्रा से भी निष्कासन किया जाता है, यानी यूरिक अम्ल कम आविशिक है या विषैला तो यूरिक अम्ल भी है लेकिन अमोनिया की तुलना में कम है। सर्वाधिक कौन है, अमोनिया। सर्वाधिक विषैला पदार्थ कौन है, अमोनिया है। अमोनिया के उत्सर्जन की प्रक्रिया को अमीनोत्सर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, अमोनिया उत्सर्जन कहते हैं या अमीनो उत्सर्ज कहते हैं, अमीनो उत्सर्जन प्रक्रिया कहते हैं। अनेक अस्थिर मछलियां जैसे कि उभयचर जलीय कीट अमोनिया उत्सर्जन प्रकृति के हैं। अमोनिया सरलता से घुलनशील है, इसलिए आसानी से अमोनियम आयन के रूप में शरीर की सतहों या मछलियों के क्लोमगिल की सतह से विसरण उत्सर्जित हो जाता है। कह रहा है कि जो अमोनिया है ये जल में आसानी से घुल जाती है। यही कारण है कि अमोनिया जो है अमोनियम आयन के रूप में शरीर से क्या होती है, जैसे शरीर से सतह या मछलियों के क्लोमगिल की सतह से विसरण द्वारा, किस विधि द्वारा, विसरण द्वारा उत्सर्जित हो जाती है। किस विधि द्वारा उत्सर्जित होती है, विसरण विधि द्वारा उत्सर्जित हो जाती है। इस उत्सर्जन में वृक्क की कोई अहम भूमिका नहीं होती। कह रहा है कि इसमें वृक्क की कोई अहम भूमिका नहीं होती। किसके उत्सर्जन में, अमोनिया के उत्सर्जन में वृक्क की कोई अहम भूमिका नहीं होती। विसरण विधि द्वारा खुद ही शरीर से बाहर निकल जाती। इन प्राणियों को
अमोनिया उत्सर्जी या अमीनोटेलिक कहते हैं। क्या कह रहा है, इन प्राणियों को जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं इन्हें हम लोग या अमोनिया उत्सर्जी या अमीनोटेलिक कहते हैं। किसको, वह जीव जो जल में पाए जाते हैं, जैसे कि मछलियां हैं, जलीय उभयचर हैं, ठीक है, उसके बाद आपका जलीय कीट है। ये सब उत्सर्जन किसके रूप में करते हैं, अमोनिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं। अमोनिया पानी में आसानी से घुलनशील होती है, इसीलिए अमोनियम आयन के रूप में शरीर से बाहर निकल जाती है, चाहे वो गिल के माध्यम से, चाहे सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंतर्गत वृक्क की कोई अहम भूमिका नहीं होती है। किसकी, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे अमोनिया की, ठीक है। अब आ जाते हैं स्थलीय जीवों में, और जलीय जीवों की बात कर रहे थे। स्थलीय जीवों में आ जाएंगे। स्थलीय जीव आवास में अनुकूलन हेतु जल की हानि से बचने के लिए प्राणी कम आवश्यक नाइट्रोजनी अवशिष्ट जैसे यूरिया और यूरिक उत्सर्जन करते हैं। किसका उत्सर्जन करते हैं, यूरिया या यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। स्तनधारी, जो स्तनधारी हैं, कई स्थलीय उभयचर और समुद्री मछलियाँ मुख्यतः यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। किसका उत्सर्जन करते हैं, मुख्यतः यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। कौन कौन, स्तनधारी, कई स्थलीय उभयचर, समुद्री मछलियाँ, ये सभी लोग किसका करते हैं, समुद्री मछलियाँ याद रखिएगा, चूँकि मछलियाँ ऊपर भी थी। समुद्री मछलियाँ मुख्यतः यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। यूरिया उत्सर्जी या यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। इन प्राणियों में उपापचयी क्रियाओं द्वारा निर्मित अमोनिया को यकृत द्वारा यूरिया में परिवर्तित कर रक्त में मुक्त कर दिया जाता है, जिसे वृक्कों द्वारा निस्संदन के पश्चात उत्सर्जित कर दिया जाता है। कुछ प्राणियों के वृक्कों को अधात्र यानी मैट्रिक्स में अपेक्षित परासरणता को बनाए रखने के लिए यूरिया की कुछ मात्रा रह जाती है। सरीसृपों, पक्षियों, स्थलीय घोंघों और कीटों के नाइट्रोजनी अवशिष्ट यूरिक अम्ल का उत्सर्जन जल की कम मात्रा के साथ गोलियों या पेस्ट के रूप में होता है, और ये यूरिक अम्ल उत्सर्जी यानी यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। प्राणी जगत में कई प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। अधिकांश आकाशेरुकियों में यह संरचना सरल नलिकाकार रूप में होती है। कह रहा अधिकांश, जब हम किसकी बात करते हैं, आकाशेरुक यानी इनवर्टिब्रेट की बात करेंगे, तो इनवर्टिब्रेट में यह संरचना सरल नलिकाकार रूप में होती है, जबकि कशेरुकियों में यह जटिल नलिकाकार रूप में पाए जाते हैं, जिन्हें वृक्क कहते हैं। इन संरचनाओं के प्रमुख रूप नीचे दिए गए हैं, जैसे आदिवृक्कक प्रोटोनेफ्रिडिया या ज्वाला कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं, प्लेटे हेलमिंथी, चपटे क्रीम जैसे कि प्लेनेरिया में। पिछली बार जब हम लोग टीचरी के लिए हमने आपके लिए क्लास चलाई थी, क्लास तो नहीं सिर्फ प्रैक्टिस पेपर हमने चलाया था, तो समय बहुत कम था, तो प्रैक्टिस पेपर में हमने आपको एक सीरीज अलग से चलाई थी, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थे, छोटे छोटे कट ऑफ करके हमने छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से 8 मिनट 7 मिनट 6 मिनट की वीडियो के माध्यम से दिए थे। तो वहाँ पे हमने कुछ इस तरह के क्वेश्चन करवाए थे जो आप परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, यहीं से उठाए गए थे वो प्रश्न। तो कह रहा आदिवृक्किक जो है प्रोटोनेफ्रिडिया है, ज्वाला कोशिकाएँ हैं, प्लेटे हेलमिंथी, चपटे क्रीम जैसे कि प्लेनेरिया, रोटिफर, कुछ एनेलिड्स, ठीक है। उसके बाद सिफेलो कार्डेटा एम्फियाक्सस आदि में उत्सर्जी संरचना के रूप में पाए जाते हैं। आदिवृक्कक प्राथमिक रूप से आयनों व द्रव के आयतन नियमन जैसे कि परासरण नियमन से संबंधित हैं। केचुए व अन्य एनेलिड में नलिकाकार उत्सर्जी अंग वृक्कक पाए जाते हैं। वृक्कक नाइट्रोजनी अवशिष्टों को उत्सर्जित करने तथा द्रव और आयनों का संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। तिलचट्टों की बात करें, काकरोच सहित अधिकांश कीटों में उत्सर्जी अंग के रूप में मैलपीघी नलिकाएं पाई जाती हैं। मैलपीघी नलिकाएं नाइट्रोजनी अवशिष्ट के उत्सर्जन और परासरण नियमन में मदद करती हैं। किसमें, परासरण नियमन में मदद करती हैं। मैलपीघी नलिकाएं नाइट्रोजन अवशिष्ट के उत्सर्जन और परासरण नियमन में मदद करती हैं। झींगा मछली जिसे प्राण कहते हैं झींगा मछली यानी प्राण में जो है झींगा मछली जिसे आप प्राण कहते हैं, जैसे क्रेस्टेशियाई प्राणियों में श्रृंगिक ग्रंथियां एंटिन लंगलांड या हरित ग्रंथियां उत्सर्जन का कार्य करती हैं। कौन सी हरित ग्रंथियां उत्सर्जन का कार्य करती हैं। अब हम लोगों को चर्चा करना है मानव उत्सर्जन तंत्र। किस पे चर्चा करना, मानव उत्सर्जन तंत्र पे चर्चा करना है। ये महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाएगी, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले अधिवृक्क ग्रंथियाँ, वृक्क धमनी, वृक्क सिरा, वृक्क पृष्ठ महाधमनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, पश्च महाशिरा,
पेल्विस, मेड्यूला, मध्यांश और बल्कुट, इन सभी के बारे में हमको चर्चा करना है। मानव उत्सर्जन तंत्र में आ जाते हैं, एक एक करके सारी चीज़ों को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। मानव में उत्सर्जित तंत्र एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्र नलिका, कह रहा एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्र नलिका, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग का बना होता है। वृक्क सेम के बीज की आकृति के गहरे भूरे लाल रंग के होते हैं तथा ये अंतिम वक्षी और तीसरी कट कशेरुका के समीप उदर गुहा में आंतरिक पृष्ठ सतह पर स्थित होते हैं। वयस्क मनुष्य के प्रत्येक वृक्क की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, वयस्क मनुष्य के प्रत्येक वृक्क की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर, मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर तथा भार लगभग 120 से 170 ग्राम होता है। वृक्क के केंद्रीय भाग की भीतरी अवतल यानी कॉनकेव सतह के मध्य में एक खांच होती है जिसे हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइलम कहा जाता है। कहाँ पाया जाता है? वृक्क के मध्य भाग में पाया जाते हैं। इसे होकर मूत्र नलिका, रक्त वाहिनियाँ और तंत्रिकाएं प्रवेश करती हैं। हाइलम के भीतरी ओर कीप के आकार का रचना होता है जिसे वृक्की श्रोण यानी पेल्विस कहते हैं तथा इससे निकलने वाली प्रक्षेपों प्रोजेक्शन को चषक कैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। वृक्क की बाहरी सतह पर दृढ़ संपुट होता है। वृक्क के दो भाग होते हैं, बाहरी बलकुट यानी कार्टेक्स और भीतरी मध्यांश यानी मेड्यूला। मध्यांश कुछ शंक्वाकार पिरामिड यानी मध्यांश पिरामिड में बटा होता है जो कि चषकों में फैले रहते हैं। ठीक है। बलकुट मध्यांश पिरामिड पिंडों के बीच फैलकर वृक्क स्तंभ बनाते हैं जिसे बर्तीनी स्तंभ यानी कॉलम्स ऑफ बर्तीनी कहते हैं। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख जटिल नलिकाकार संरचना यानी वृक्काणु नेफ्रॉन पाई जाती हैं जिसे क्रियात्मक इकाई कहते हैं। यानी अगर आपसे पूछे कि वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या है तो आप कहेंगे नेफ्रॉन होता है। प्रत्येक वृक्काणु के दो भाग होते हैं जिसमें गुच्छ यानी ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहा जाता है? दो भाग होते हैं, एक को गुच्छ यानी ग्लोमेरुलस कहते हैं और वृक्क नलिका कहते हैं। गुच्छा वृक्क की धमनी की शाखा अभिवाही धमनिकाएं यानी एफरेंट एट्रियोल्स से बनी कोशिकाएं कैपिलरी का एक गुच्छ है। ग्लोमेरुलस से रक्त अपवाही धमनियां इफरेंट द्वारा ले जाया जाता है। कह रहा है कि एक गुच्छ होता है, ग्लोमेरुलस में रक्त अपवाही धमनियां यानी इफरेंट एट्रियोल द्वारा ले जाया जाता है। यहाँ पा जाते हैं, डायग्राम को देखते हैं। ये देखिए कह रहा है कि इसके क्या है? मध्यांश पिंड है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं मध्यांश पिंड है। वर्तिनी का स्तंभ है, अभी आपके सामने आया था, वर्तिनी का स्तंभ पाया जाता है, ये यहाँ पे है। कैलिक्स कई बार चर्चा में आया, कैलिक्स ये हिस्सा कैलिक्स का कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आपका कौन हो गया? वृक्क धमनी। वृक्क में रक्त लाने वाली को क्या कहते हैं? वृक्क धमनी या रेनल आर्टरी कहते हैं। ये वृक्क सिरा है और वृक्क पेल्विस आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये हिस्सा जो वृक्क पेल्विस का कहलाता है। मूत्र वाहिनी है ये, जिसे यूरेटर कहते हैं। इधर आ जाते हैं, ये बलकुट का हिस्सा है और उसके बाद वृक्क आवरण है, ये वृक्क का आवरण है। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं अपवाही और अभिवाही धमनी को देख लेते हैं। अपवाही धमनी उसे कहते हैं और अभिवाही धमनी। अभिवाही धमनी देखिए तो मोटी होती हैं, अपवाही धमनी तुलना में पतली होती हैं। ग्लोमेरुलस या कोश का गुच्छ है, ये दूसरा हिस्सा है जो कह रहे हैं ग्लोमेरुलस और कोश का गुच्छ होता है। बोमेन संपुट है, इसे जिसमें ग्लोमेरुलस पाया जाता है उसे बोमेन संपुट कहते हैं। और उसके बाद ये आगे बढ़ता है, आगे जब बढ़ता है तो ये क्या करता है? आरोही और अवरोही भुजा में बढ़ जाते हैं जिसे हेनले पास कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो करीब की नलिका होती है, जो नली बाहर की तरफ बढ़ती है यानी यूरेटर से जुड़ी होती है, उसे हम लोग क्या कह देते हैं? दूरस्थ संवाहित नलिका या DCT कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद इसे समीपस्थ संवाहित नलिका, इसे PCT कहते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और इसे डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है इंग्लिश में। ये संग्रह नलिका है, यहाँ पे चली जाएंगी, संग्रह हो जाएगा, यहाँ पे संग्रह होगा यूरेटर में। और ये वास इरेक्टा है, जहाँ से मुड़ रही है, वास इरेक्टा कहा जाता है। तो ये हो गया नेफ्रॉन की पूरी संरचना और उसमें पाए जाने वाले अंग। यहाँ पे देखिए अभिवाही धमनी मोटी होती है, अपवाही धमनी कैसे होती है? पतली होती है। बोमेन संपुट है। अब एक एक करके सबके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। कह रहा वृक्क नलिका दोहरी झिल्ली युक्त प्याले नुमा बोमेन संपुट से प्रारंभ होती है। वृक्क नलिका कहाँ से प्रारंभ होती है? बोमेन संपुट से प्रारंभ होती है। इसके भीतर गुच्छ होता है। गुच्छ और बोमेन संपुट मिलकर मैलपीगी काय अथवा वृक्क कणिका कार्पल्स बनाते हैं।
ठीक। बोमेन संपुट से एक अतिकुंडलित समीपस्थ संवलित नलिकाएं पीसीटी प्रारंभ होती है। इसके बाद वृक्काणु से हेयर पिन के आकार का हेनले लूप पाया जाता है, जिसमें आरोही व अवरोही भुजा होती है। आरोही भुजा से एक और अतिकुंडलित नलिका दूरस्थ संवलित नलिका डीसीटी प्रारंभ होती है। अनेक वृक्काणुओं के दूरस्थ संवलित नलिकाएं एक सीधी संग्रह नलिका में खुलती हैं। अनेक संग्रह नलिकाएं मिलकर चषकों के बीच स्थित मध्यांश पिरामिड से गुजरते हुए वृक्क की श्रोणी में खुलती हैं। वृक्काणु की वृक्क कणिका समीपस्थ सम्मिलित नलिका दूरस्थ सम्मिलित नलिका द्वारा वृक्क के बलकुट भाग में, जबकि हेनले लूप मध्यांश में स्थित होते हैं। अधिकांश वृक्काणु में हेनले लूप बहुत छोटे होते हैं और मध्यांश में बहुत कम धंसे रहते हैं, जिसे वृक्काणु को बलकुटी वृक्कक कहते हैं। कुछ वृक्काणुओं के हेनले लूप बहुत लंबे होते हैं तथा मध्यांश में काफ़ी गहराई तक धंसे रहते हैं। इन्हें सानिध्य मध्यांश वृक्काणु जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। गुच्छ से निकलने वाली अपवाही धमनिका वृक्क की नलिका के चारों ओर सूक्ष्म केशिकाओं का जाल बनाती हैं। गुच्छ से निकलने वाली अपवाही धमनिकाएं, देखिए, गुच्छ से निकलने वाली अपवाही धमनिका वृक्कक नलिका के चारों ओर सूक्ष्म कोशिकाओं का एक जाल बनाते हैं, जिससे परनालिका कोशिका जाल कहते हैं। इस जाल से निकलने वाली एक एक सूक्ष्म वाहिका हेनले लूप के समांतर चलते हुए यू आकार की एक संरचना वासा इरेक्टा बनाती है। वलकुटी वृक्काणु में वासा इरेक्टा या तो अनुपस्थित या उपस्थित हासित होता है। ठीक। मूत्र निर्माण कैसे होता है, ये हम लोगों को यहाँ पे आज समझना है। ठीक है, मूत्र निर्माण के बारे में समझना है। मूत्र निर्माण में 3 मुख्य प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। गुच्छी निस्यंदन, कौन कौन सा? गुच्छी निस्यंदन की प्रक्रिया, पुनः अवशोषण की प्रक्रिया, श्रवण, जो वृक्काणु के विभिन्न भागों में होते हैं। मूत्र निर्माण के प्रथम चरण में कोशिका गुच्छ द्वारा रक्त का निस्यंदन होता है, जिससे गुच्छ या गुच्छी निस्यंदन कहते हैं। वृक्कों द्वारा प्रति मिनट औसतन 1100 से 1200 मिलीलीटर रक्त का निस्यंदन किया जाता है। कितना? 1100 से 1200 ml माने मिलीलीटर रक्त का निस्यंदन किया जाता है, जो कि हृदय द्वारा 1 मिनट से निकाले गए रक्त के 1/5वें भाग के बराबर होता है। गुच्छ की कोशिकाओं का रक्तदाब अधिक रुधिर का 3 परतों में से निस्यंदन करता है। ये 3 परतें हैं। गुच्छ की रक्त कोशिका की आंतरिक उपकला, बोमेन संपुट की उपकला तथा इन दोनों परतों के बीच पाई जाने वाली आधार झिल्ली। बोमेन संपुट की उपकला कोशिकाएं पदाणु यानी पोडोसाइट्स कहलाती हैं, जो विशेष प्रकार से विन्यासित होती हैं, जिससे कुछ छोटे छोटे अवकाश बीच में रह जाते हैं। इन्हें निस्यंदन खांच या खांच छिद्र स्लिट पोर कहते हैं। इन झिल्लियों से रुधिर इतनी अच्छी तरह छनता है कि जिससे रुधिर के प्लाज्मा की प्रोटीन को छोड़कर प्लाज्मा का शेष भाग छनकर संपुट की गुहा में इकट्ठा हो जाता है। इसीलिए इसे परा निस्यंदन यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। वृक्कों द्वारा प्रति मिनट निस्यंदन की गई मात्रा गुच्छी निस्यंदन दर GFR कहलाती है। एक स्वस्थ व्यक्ति में यह दर 125 मिलीलीटर प्रति मिनट अर्थात 180 लीटर प्रतिदिन होती। कितना होता है? 125 मिलीलीटर प्रति मिनट तथा 180 लीटर प्रतिदिन होती। GFR मतलब ग्लोमेरुलस फिल्टर रेट जो होता है, ग्लोमेरुलस फिल्टर रेट कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य में 125 मिलीलीटर प्रति मिनट अर्थात 180 लीटर प्रतिदिन होता है। गुच्छ निस्यंदन की दर के नियमन के लिए वृक्कों द्वारा क्रियाविधि अपनाई जाती है। गुच्छी आसन उपकरण द्वारा एक अति सूक्ष्म क्रियाविधि संपन्न की जाती है। यह विशेष संवेदी उपकरण अभिवाही तथा अपवाही धमनियों के संपर्क स्थल पर गुच्छ निस्यंदन की दर के नियमन के लिए वृक्कों, किसकी बात कर रहे हैं? वृक्कों द्वारा क्रियाविधि अपनाई जाती है। किसकी विधि अपनाई जाती है? वृक्कों द्वारा क्रियाविधि अपनाई जाती है। गुच्छ निस्यंदन की दर के नियमन के लिए वृक्कों द्वारा क्रियाविधि अपनाई जाती है। गुच्छी आसन उपकरण द्वारा एक अति सूक्ष्म क्रियाविधि संपन्न की जाती है। यह विशेष संवेदी उपकरण अभिवाही तथा अपवाही धमनिकाओं के संपर्क स्थल पर दूरस्थ
संवलित नलिका की कोशिकाओं के रूपांतरण से बनता है। गुच्छ निस्यंदन दर में गिरावट इन आसन्न गुच्छ कोशिकाओं को रेनिन के स्रावण के सक्रिय करती है, जो वृक्कीय रुधिर का प्रवाह बढ़ाकर गुच्छ निस्यंदन दर को पुनः सामान्य कर देती है। प्रतिदिन बनने वाले निस्यंदन के आयतन लगभग 180 लीटर प्रतिदिन के उत्सर्जित मूत्र 1.5 लीटर की तुलना की जाए तो यह समझा जा सकता है कि 99% निस्यंदन को वृक्क नलिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित कर लिया जाता है, जिसे पुनः अवशोषण कहते हैं। कह रहा है कि 180 लीटर लगभग प्रत्येक दिन यूरिन का उत्सर्जन होता है, लेकिन उसके बाद उसमें से 1.5 लीटर ही हम लोग डिस्चार्ज करते हैं। जब 1.5 लीटर ही डिस्चार्ज किया जाता है, बाकी बचा हुआ भाग जो होता है उसे बॉडी क्या करती है, रीएब्जॉर्ब कर लेती है, उसी को पुनः अवशोषण कहते हैं। कह रहा है यह कार्य वृक्क नलिका की उपकला कोशिकाओं अलग अलग खंडों में सक्रिय अवस्था निष्क्रिय क्रियाविधि द्वारा करती हैं। उदाहरण निस्यंदन पदार्थ जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, सोडियम आयन इत्यादि सक्रिय रूप से परिवहन के पुनर्अवशोषित कर लिए जाते हैं, जबकि नाइट्रोजनी निष्क्रिय रूप से अवशोषित होते हैं। वृक्काणु के प्रारंभिक भाग में जल का पुनर्अवशोषण निष्क्रिय क्रिया द्वारा होता है। मूत्र निर्माण के दौरान नलिकाकार कोशिकाएं निस्यंदन में हाइड्रोजन, पोटेशियम और अमोनिया जैसे पदार्थों को स्रवित करती हैं। नलिकाकार स्रवण भी मूत्र निर्माण का एक मुख्य चरण है, क्योंकि यह शारीरिक तरल आयनी व अम्ल क्षार संतुलन को बनाए रखता है। वृक्क नलिका के विभिन्न भागों के कार्य। समीपस्थ संवलित नलिका, यह नलिका सरल घनाकाश ब्रुश आर्डर उपकला से बनी होती है, जो पुनर्अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाती है। लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे 70 से 80% वैद्युत अपघट्ट और जल के पुनर्अवशोषण इसी भाग द्वारा होता है। समीपस्थ संवलित नलिका शारीरिक तरल के पीएच तथा आयनी संतुलन को इससे बनाए रखने के लिए हाइड्रोजन, अमोनिया और पोटेशियम आयनों का निस्यंदन में श्रावण और हाइड्रोजन क्या कहते हैं इसे HCO3- का पुनर्अवशोषण करती हैं। हो गया। हेनले लूप की बात कर लेते हैं। हेनले लूप आरोही भुजा के न्यूनतम पुनर्अवशोषण होता है। यह भाग मध्यांश में उच्च अंतरकाशी तरल के परासरणता के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हेनले लूप की आरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य होती हैं, परंतु वैद्युत अपघट्ट के लिए सक्रियता से यह धीरे धीरे पारगम होती हैं। यह नीचे की ओर जाते हुए निस्यंदन को सांद्र करती हैं। आरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य होती हैं, लेकिन विद्युत अपघट्ट का अवशोषण सक्रिय या निष्क्रिय रूप से करती हैं। जैसे जैसे सांद्र निस्यंदन ऊपर की ओर जाता है, वैसे वैसे विद्युत अपघट्ट के मध्यांश तरल से जाने के निस्यंदन तनु होता जाता है। ये है आपका पूरा भाग, कैसे कैसे हो जाता है, कैसे कैसे आता है। दूरस्थ संवलित नलिका यानी DCT विशिष्ट परिस्थितियों में सोडियम आयन और जल का कुछ पुनर्अवशोषण इस भाग में होता है। दूरस्थ संवलित नलिका रक्त में सोडियम पोटेशियम का संतुलन तथा पीएच बनाए रखने के लिए बाइकार्बोनेट्स का पुनर्अवशोषण यौन सोडियम यौन हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन आदि अमोनिया का चयनात्मक श्रवण करती हैं। संग्रह नलिका, यह लंबी नलिका वृक्क के बलकुट से मध्यांश में आंतरिक भाग तक फैली रहती है। मूत्र को आवश्यकता अनुसार सांद्र करने के लिए जल का बड़ा हिस्सा इस भाग में अवशोषित किया जाता है। यह भाग मध्यांश की अंतरकाशी की परासरणता को बनाए रखने के लिए यूरिया के कुछ भाग को वृक्क मध्यांश तक ले जाता है। यह पीएच के नियमन तथा हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयनों के चयनात्मक श्रवण द्वारा रक्त में आयनों का संतुलन बनाए रखने की भी भूमिका निभाता है। निस्यंदन क्षनिक को सांद्रण करने की क्रियाविधि। स्तनधारी सांद्रित मूत्र का उत्पादन करते हैं। इस कार्य में हेनले लूप और वासा इरेक्टा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हेनले लूप की दोनों भुजाओं में निस्यंदन का विपरीत दिशाओं में प्रवाह होता है, जिससे प्रतिधारा उत्पन्न होती। वासा इरेक्टा की दोनों भुजाओं में रक्त का बहाव भी प्रतिधारा प्रतिरूप पैटर्न से होता है। हेनले लूप व वासा इरेक्टा के बीच की नज़दीकी तथा उनसे प्रतिधारा मध्यांशी अंतराकाश मेडुलरी इंटरस्टिशियम
के परासरण दाब को विशेष प्रकार से नियमित करती हैं। परासरण दाब मध्यांश के बाहरी भाग से भीतरी भाग की ओर लगातार बढ़ता जाता है, जैसे कि बलकुट की ओर 300 मिलीलीटर से आंतरिक मध्यांश के लगभग 1200 मिलीलीटर तक। ठीक है, यह प्रवणता सोडियम क्लोराइड तथा यूरिया के कारण होती है। सोडियम क्लोराइड तथा का परिवहन हेनले लूप की आरोही भुजा द्वारा होता है, जिसे हेनले लूप की आरोही भुजा के साथ विनियमित किया जाता है। सोडियम क्लोराइड अंतरकाश की वासरिकता को आरोही भुजा द्वारा लौटा दिया जाता है। इसी प्रकार यूरिया की कुछ मात्रा हेनले लूप के पतले आरोही भाग से विसरण द्वारा प्रविष्ट होती हैं और संग्रह नलिका द्वारा अंतरकाशी को पुनः लौटा दी जाती है। ऊपर वर्णित पदार्थों का परिवहन हेनले लूप तथा वासरिकता की विशेष व्यवस्था द्वारा सुगम बनाया जाता है, जिसे प्रतिधारा क्रियाविधि कहते हैं। इस क्रियाविधि मध्यांश को अंतरकाशी की प्रवणता से बनाए रखती है। इस प्रकार की अंतरकाशी प्रवणता संग्रह नलिका द्वारा जल के सहज अवशोषण में योगदान करती है और निस्यंदन का सांद्रण करती हैं। हमारे वृक्क प्रारंभिक निस्यंदन की अपेक्षा लगभग 4 गुना अधिक सांद्र मूत्र उत्सर्जित करते हैं। यह निश्चित ही जल के हास्र को रोकने की मुख्य क्रियाविधि होती है। वृक्क क्रियाओं का नियमन। वृक्कों की क्रियाविधि का नियंत्रण और नियमन हाइपोथैलेमस के हार्मोन के पुनर्भरण क्रियाविधि सान्निध्य गुच्छ उपकरण JGA और कुछ सीमा तक हृदय द्वारा होता है। शरीर में उपस्थित परासरण ग्राहियां रक्त आयतन, सरल तरल आयतन और आयनी सांद्रण में बदलाव द्वारा सक्रिय होती हैं। शरीर से मूत्र द्वारा जल का अत्यधिक हास्र मूत्रलता यानी डाइयूरेसिस इन ग्राहियों को सक्रिय करता है, जिसे हाइपोथैलेमस मूत्रल हार्मोन यानी एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन ADH और न्यूरोहाइपोफाइसिस को वैसोप्रेसिन के स्राव हेतु प्रेरित करता है। ADH नलिका के अंतिम भाग में जल के पुनर्अवशोषण को सुगम बनाता है और मूत्रलता को रोकता है। शरीर तरल के आयतन में वृद्धि परासरणी ग्राही को सक्रिय कर देती है और पुनर्भरण को पूरा करने के लिए ADH के श्रवण का निरोध करती है। ADH वृक्क के कार्यों की रक्त वाहिकाओं पर संकुचनी प्रभावों द्वारा भी प्रभावित होता है। इससे रक्तदाब बढ़ जाता है। रक्तदाब बढ़ जाने से गुच्छ प्रवाह बढ़ जाता है और इससे GFR बढ़ जाता है। JGA की जटिल नियमनकारी भूमिका है। गुच्छीय रक्त प्रवाह, गुच्छीय रक्तदाब GFR में गिरावट से JG कोशिकाएं सक्रिय होकर रेनिन से मुक्त करती हैं। रेनिन रक्त में उपस्थित एंजियोटेक्सिनोजन और एंजियोटेंसिन और बाद में एंजियोटेंसिन द्वितीयक में बदल जाते हैं। एंजियोटेंसिन द्वितीय भाग प्रभावकारी वाहिका संकीर्ण वैसोकंस्ट्रिक्टर है, जो गुच्छीय रुधिरदाब का GFR को बढ़ा देता है। एंजियोटेंसिन द्वितीय अधिवृक्कक बलकुट को एल्डोस्टेरॉन हार्मोन स्रावण के लिए प्रेरित करता है। एल्डोस्टेरॉन के कारण नलिका के दूरस्थ भाग में सोडियम तथा जल का पुनर्अवशोषण होता है। इससे भी रक्तदाब और GFR में वृद्धि होती है। यह जटिल क्रियाविधि रेनिन एंजियोटेंसिन क्रियाविधि कहलाती है। हृदय के आलिंदों में अधिक रुधिर के बहाव से आलिंदी नेट्रिएरेटिक कारक ANF स्रावित होता है। ANF को वाहिका विस्फारण रक्त वाहिकाओं का विस्फारण होता है, जिससे रक्तदाब कम हो जाता है और इस कारण ANF क्रियाविधि रेनिन एंजियोटेंसिन क्रियाविधि का नियंत्रण का काम होता है। मूत्रण वृक्क द्वारा निर्मित मूत्र रक्त में मूत्राशय में जाता है। अंत में मूत्राशय में जाता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक संकेत दिए जाने पर संग्रहित रहता है। मूत्राशय में मूत्र भर जाने पर उसके फैलने के फलस्वरूप यह संकेत उत्पन्न होता है। मूत्राशय भित्त से उन अवयवों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में भेजा जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मूत्राशय की चिकनी पेशियों के संकुचन तथा मूत्राशयी अवरोधनी में शिथिलता हेतु एक प्रेरक संदेश जाता है, जिससे मूत्र का उत्सर्जन होता है। मूत्र उत्सर्जन की क्रिया मूत्रण कहलाती है और इसे संपन्न करने वाली तंत्रिका क्रियाविधि मूत्रण प्रतिवर्त कहलाती है।
एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन औसतन 1 से 1.5 लीटर मूत्र विसर्जित करता है। मूत्र एक विशेष गंधयुक्त जलीय तरल है जो रंग में हल्का पीला तथा थोड़ा अम्लीय pH 6 होता है। औसतन प्रतिदिन 25 से 30 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन होता है। विभिन्न अवस्थाएं मूत्र की विशेषताओं को प्रभावित करती। मूत्र का विश्लेषण वृक्कों के कई उपापचयी विकारों और उनके ठीक से कार्य न करने की कुसंक्रिया जैसे रोग निदान में मदद करता है। उदाहरण के लिए मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति, ग्लाइकोस्यूरिया। उदाहरण के लिए मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति, ग्लूकोस्यूरिया तथा कीटोन काय की उपस्थिति, कीटोन यूरिया, मधुमेह, डायबिटीज मेलिटस के लक्षण पाए जाते हैं। उत्सर्जन में अन्य अंगों की भूमिका। वृक्कों के अलावा फुफ्फुस, यकृत और त्वचा की फुफ्फुसी अपशिष्टों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। हमारे फेफड़े प्रतिदिन भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 200 ml प्रति मिनट और जल की पर्याप्त मात्रा का निष्कासन करते हैं। हमारे शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि यकृत पित्त का स्राव करती है, जिससे बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, निम्नीकृत स्टेरॉयड हार्मोन, विटामिन तथा औषधि आदि होते हैं। इन अधिकांश पदार्थों को अंततः मल के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। त्वचा में उपस्थित श्वेत ग्रंथियां तथा तैलीय ग्रंथियां भी स्राव द्वारा कुछ पदार्थों का निष्कासन करती हैं। श्वेत ग्रंथि द्वारा निकलने वाला पसीना एक जलीय द्रव है जिससे नमक, कुछ मात्रा में यूरिया, लैक्टिक अम्ल इत्यादि होते हैं। हालांकि पसीने का मुख्य कार्य वाष्पीकरण द्वारा शरीर सतह को ठंडा रखना है, लेकिन यह ऊपर बताए गए कुछ पदार्थों के उत्सर्जन में भी सहायता करता है। तैल ग्रंथियां सीवम द्वारा कुछ स्टेरॉल, हाइड्रोकार्बन एवं मोम जैसे पदार्थों का निष्कासन करती हैं। यह स्राव त्वचा के सुरक्षात्मक तैलीय कवच प्रदान करती। क्या आप जानते हैं कि कुछ नाइट्रोजनी अवशिष्टों का निष्कासन लार द्वारा भी होता है? विकृतियां। वृक्कों की कुसंक्रिया के फलस्वरूप रक्त में यूरिया एकत्रित हो जाता है, जैसे यूरेमिया कहते हैं, जो कि अत्यंत हानिकारक है। यह वृक्कपात के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। इसके मरीजों में यूरिया का निष्कासन हीमोडायलिसिस यानी रक्त आपोहन द्वारा होता है। रक्त आपोहन हीमोडायलिसिस के प्रक्रम में रोगी की धमनी से रक्त निकालकर उसमें हिपैरिन जैसा कोई थक्का रोधी मिलाकर के आपोहनकारी इकाई में भेजा जाता है, जिससे कृत्रिम वृक्क कहते हैं। इस इकाई से कुंडलित सेलोफेन नली होती है और यह ऐसे द्रव से घिरी रहती है जिसका संगठन नाइट्रोजनी अवशिष्टों को छोड़कर प्लाज्मा के समान होता है। छिद्रयुक्त सेलोफोन झिल्ली से आपोहनी द्रव के अणुओं का आवागमन सांद्र प्रवणता के अनुसार होता है। आपोहनी द्रव में नाइट्रोजनी अवशिष्ट अनुपस्थित होते हैं, अतः ये पदार्थ बाहर की ओर गमन करते हैं और रक्त को शुद्ध करते हैं। शुद्ध रक्त में हिपैरिन विरोधी डालकर इसे रोगी की शिराओं द्वारा पुनः शरीर में भेज दिया जाता है। यह भी संसार में यूरेमिक व्याधि से हजारों पीड़ितों के लिए एक वरदान है। वृक्क की क्रियाहीनता को दूर करने का अंतिम उपाय वृक्क प्रत्यारोपण है। प्रत्यारोपण में मुख्यतः निकट संबंधी दाता के क्रियाशील वृक्क का उपयोग किया जाता है, जिससे प्राप्तकर्ता का प्रतिरक्षा तंत्र उसे अस्वीकार नहीं करे। आधुनिक क्लिनिकल विधियों इस रोग की जटिल तकनीकी सफलता की दर को बढ़ाती है। रीनल केल्काई वृक्क में बनी पत्थरें या अघुलनशील क्रिस्टली लवण से पिंड जैसे कि ऑक्जेलेट आदि, और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस गुच्छ शोध वृक्क के गुच्छ शोध की प्रदाहकता, ये जो है किससे संबंधित होती हैं? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से संबंधित होती है।